It is clear that aggregate supply, whether the aggregate demand refers the total expenditure which is made over all types of consumption and investment goods within one financial year. On the other hand, aggregate supply refers the total income value, total value of goods and services which is produced within one financial year in a given economy. Thus, aggregate supply, हमने कहा था कि aggregate supply just equal to the total amount of output and output equal to output जितना होगा income होगा और BMPL थ्योरी पे और y equal to C plus S, उसका दो पार्ट, तो AS equal to होता है C plus S, यानी aggregate supply equal to consumption plus saving. Now एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल में हम देखते हैं कि y इक्वल टू इस शेड्यूल को, तो शेड्यूल हम लोग जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या है. एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, once again the same definition, it is a tabular presentation which shows the different amount of consumption and saving which is made at a different level of income. यानी आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग एवं बचत किए जाने वाले विभिन्न मुद्रा की मात्राओं को जो व्यक्त करने वाला सारणीय प्रदर्शन है उसी को हम समग्र पूर्ति अनुसूची कहते हैं. एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स द टेबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड द adding of saving and consumption provide us aggregate supply of an economy. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीरो इनकम लेवल है और उस पर 80 कंजम्पशन है, यानी ये 80 कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन है. ऑटोनोमस कंजम्पशन हम पहले भी बता दें कि ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो आय स्तर पर भी विद्यमान रह सकता है और ये वो कंजम्पशन है विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइव. और जब ये 80 कंजम्पशन होगा जीरो लेवल इनकम पे तो कहीं ना कहीं से ये डिसहोर्डिंग होगा, यानी नेगेटिव सेविंग होगा. डिसहोर्डिंग में अबचत होता है, उसमें लोग अपने या तो पुराने बचत से खाएंगे, नहीं तो घर की वस्तुओं को बेच कर खाएंगे, बट दे हैव टू बी कंज्यूम इफ दे विलिंग टू सर्वाइव. और यहाँ पे एस जीरो हो जाएगा तब, क्योंकि 80 कंजम्पशन माइनस 80 सेविंग और इनकम जीरो है तो जीरो. C प्लस एस तो प्लस 80 माइनस 80 जीरो हो जाएगा. अब इनकम 200 हुआ तो कंजम्पशन हम लोग जानते हैं कि जब आय बढ़ेगा तो कंजम्पशन उससे ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि लोअर एंड पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में कंजम्पशन ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं. तो 200 तो कंजम्पशन 240 हो गया, तो अब सेविंग जो है वो नेगेटिव सेविंग जो 80 था वो आय बढ़ने के कारण नेगेटिव सेविंग माइनस 40 रह गया. और एग्रीगेट सप्लाई हो गया 240 माइनस 40 200. फिर जब आय 400 हुआ तो यहां पर आके ये है ब्रेक इवन पॉइंट, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स दैट पॉइंट वेयर कंजम्पशन जस्ट बिकेम टू इक्वल टू इनकम एंड सेविंग बिकेम जीरो. यानी वहां उस ब्रेक इवन पॉइंट पर आय जो होता है वो उपभोग के बराबर होता है और सेविंग जीरो हो जाता है. यहाँ पे 400 हुआ, कंजम्पशन 400, सेविंग जीरो हो गया, टोटल 400. इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां तक एस क्या था, नेगेटिव था, यहाँ पे एस क्या है, जीरो है, और इसके बाद स्लाइटली एस बढ़ना शुरू होगा. ठीक है, एस जो है वो बढ़ेगा. कैसे, तो 600 है तो 560 कंजम्पशन, जैसे जैसे आय बढ़ेगी कंजम्पशन कम होता जाएगा. क्यों, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है हाइयर इनकम ग्रुप होते होते कम हो जाता है. उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 600 इनकम पर उपभोग 560 है, सेविंग 40 हो गया. 800 पे 720 से 80 है, यानी सेविंग एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है 40-40. जब 1200 इनकम है तो कंजम्पशन 240 और सेविंग 160, और 240 और 160 1200. तो ये एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल है. एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज द डिफरेंट अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग विच इज मेड ओवर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. अब है कि ये बीईपी पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट वेयर एस इक्वल टू जीरो. शुरुआत में हमको बचत नेगेटिव मिलता है, उसके बाद स्लाइटली कॉन्स्टेंटली हमको बचत मिलता रहता है. अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा कांस्टेंट 100 का रहेगा. इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, 100 रहेगा. तो ये इसको ऑटोनोमस से इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स विच इज अ पैरेलल लाइन. यहाँ पे आपको हमने दिखाया है कि जहां पे एडी यहां से उठता है और एडी जहां से उठता है तो ये इतना जीरो से नहीं उठ के यहां से उठता है, क्योंकि
जीरो पे भी एडी होता है, इसलिए ये इतना दूरी जो है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का है और इतना ही के बराबर ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स दैट इन्वेस्टमेंट विच इज कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। आय की किसी स्तर पर वो इन्वेस्टमेंट उतना ही होगा। देयर वर नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। आय में हम लोग देख रहे हैं कि आय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल बी कांस्टेंट एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन आल्सो कांस्टेंट। इसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ता है हमारा एडी बढ़ता है और एस 0 पॉइंट से इसलिए निकलता है क्योंकि ये इनकम है और इनकम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट ये 0 से निकलेगा। एस बराबर वाई इनकम होता है इक्वल टू सी प्लस एस, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। तो इसमें सी प्लस आई है इसलिए ये यहां से आया। अब है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है? अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व हम केवल बनाते तो 0 डिग्री से हम 45 डिग्री लाइन का एक पॉजिटिव लाइन खींचते, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जितना होगा उतना ही इनकम जनरेट होगा। इसको हम फिर से बताएं, एग्रीगेट सप्लाई कितना होगा, जितना आउटपुट होगा और उतना ही इनकम जनरेट होगा। इसलिए यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और इनकम वर पॉजिटिवली एसोसिएटेड विथ ईच अदर एंड देयर वर परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन विच शोज थ्रू द 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि वेन एवर देर इज 45 डिग्री देन इट इज सेड दैट देर इज अ पॉजिटिव association or positive correlation, perfect positive correlation between these two variable. One variable is aggregate supply and another variable is income. तो ये इस आधार पर एग्रीगेट सप्लाई उतना ही होगा जितना आउटपुट होगा और जितना इनकम जनरेट होगा। तो दैट इज परफेक्ट 45 डिग्री लाइन। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व वंस अगेन इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमको एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल मिलता है। और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल तो हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व। नाउ वी कैन सी द इक्विलिब्रियम वेदर द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वर डिसाइडेड। National income and employment determined at that point where aggregate demand curve and aggregate supply curve intersect each other. And at that point the level of income will be decided, and at that point the level of aggregate demand and aggregate supply will be decided. So whether the aggregate supply were decided, at that point the level of employment also decided. जितना आउटपुट होगा, जितना सप्लाई हम करना चाहेंगे उतना हमको एम्प्लॉयमेंट का लेवल रखना पड़ेगा। तो यानी वेदर एडी एंड एएस इंटरसेक्ट ईच अदर एट दैट पॉइंट इनकम इक्विलिब्रियम, इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम इनकम एंड इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल विल बी डिसाइडेड। और आउटपुट लेवल से ही एम्प्लॉयमेंट लेवल डिसाइड होता है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की चर्चा करेंगे। अभी तक का काम ये हुआ कि इस चैप्टर में आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड क्या है इसको समझना है, इसको डिफाइन करना, अच्छा से नोट्स में डिफाइन कर लेंगे। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बना लेंगे और एग्रीगेट डिमांड कर्व बना लेंगे और इन तीनों को अच्छा से समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल पे आएंगे और एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन करेंगे, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाया है। एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन करने के बाद एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल को हम बनाएंगे और इसको समझ लेंगे, और उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व को हम ड्रॉ कर लेंगे सिंगल, केवल एग्रीगेट सप्लाई कर्व को हम सिंगल ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व को हम इस तरह से इंटरसेक्ट करा के, यानी ये तीसरा फिगर होगा, ठीक है। पहला फिगर होगा एग्रीगेट डिमांड का केवल, दूसरा फिगर केवल एग्रीगेट सप्लाई दिखाएंगे और तीसरे फिगर में हम लोग इसका इक्विलिब्रियम दिखाएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। तो आज इतना ही एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के तीनों सेगमेंट को, यानी डेफिनेशन, शेड्यूल और कर्व, और एग्रीगेट सप्लाई के डेफिनेशन, शेड्यूल और कर्व का नोट्स बना के इसको बढ़िया से समझ के रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक पे चलेंगे।